नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अध्याय 1 और अध्याय 2 के हटाए गए भाग और नए ब्लूप्रिंट के आधार पर कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। उसके आधार पर हमने बात की थी जो नया पैटर्न इस बार 2022 की वार्षिक परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो जारी किया गया है उसके अनुसार हमने अध्याय 1 और 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पिछले वीडियो में देखा था। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के अपनी बुक के अंदर अध्याय 1 और 2 के संभावित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जाकर के टिक कर लीजिए। और चैनल यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे आने वाले जो अध्याय हैं। सबसे पहले अध्याय 3 की हम बात करें, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें से जो हटाया गया भाग है उसको भी हमने इसके अंदर शामिल किया है। आर्टिकल नंबर 3.3 रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल और 3.5 रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण जो प्रश्नावली 3.6 में रहेगा। इकाई पर जो आवंटित अंक है इस अध्याय से 6 अंक अपने को मिलने वाले हैं। अगर आप सारे प्रश्नों के सही जवाब इसके तैयार कर लेते हैं, सही उत्तर दे देते हैं तो 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 2 नंबर के जो है इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, एक नंबर के 2 और एक 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से जो एनालिटिकल टाइप का रहेगा, विश्लेषणात्मक प्रश्न जो रहेगा वो एक प्रश्न यहाँ से आने वाला है। कुल मिला के एक प्रश्न इसमें से आएगा। देखते हैं हम बुक के अंदर कहाँ से इनके आने की संभावना जो बनती है। आप बुक लेकर के बैठे होंगे और अपनी बुक के अंदर जो संभावित प्रश्न हैं उनको आप जो है टिक करते जाइए। देखिए यहाँ से जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप पूछा हुआ है। ये 2020 के अंदर पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा हुआ है। साथ ही एक ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से कि 2x धन 3y बराबर 5। अगर यहाँ पर हम x का मान 1 रख दे तो y का मान कितना होगा, या y का मान रख दिया जाए, कुछ दे दिया जाए कि y का मान 1 होगा तो x का मान कितना होगा। एक ऑब्जेक्टिव इस टाइप का समीकरण के अंदर जो है बन सकता है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है, मानक रूप जिसे हम बोलते हैं, इसको भी आप जो है टिक कर लीजिए। ये भी आपको जो है याद होना चाहिए। चलिए इसके बाद में जो जब दो रेखाओं के दो समीकरणों को हम हल करते तो 3 स्थितियाँ बनती है। या तो उनका अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या फिर अनंत अनेक हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो उस स्थिति में जो अपने को ग्राफ मिलेगा वो प्रतिच्छेदी रेखा का मिलेगा। कोई हल नहीं होगा तो इसमें समांतर रेखाएँ मिलेगी। और अनंत अनेक हल होंगे कब होंगे, जब रेखाएँ जो संपाती हो जाए, इस स्थिति में अपने को ये हल प्राप्त होंगे। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है। चलिए ये वाला जो आर्टिकल है अपना ग्राफ वाला जो है वो जो है हटा दिया गया। ग्राफ से कोई भाग जो आपको नहीं पूछा जाएगा, मतलब इसको आप क्रॉस कर दीजिए। रैखिक समीकरण का ग्राफी विधि से हल। आगे हम आते हैं तो इसमें एक परिभाषा याद कीजिए आप, संगत युग्म और असंगत युग्म कब कहलाता है। संगत युग्म किसे कहते हैं, असंगत युग्म किसे कहा जाता है। साथ ही देखिए यहाँ पर जो है पेज नंबर 51 पर 3 1 2 3 करके 3 सवाल दिए गए हैं। इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा जा सकता है कि ये समीकरण युग्म जो है कौन सी रेखाएं प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसकी सारणी 3.4 जो है वो अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। कि यहाँ पर समीकरण दे रखे हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2। अनुपातों की तुलना दे रखी है कि किस तरीके से अनुपातों की तुलना करी तो अपने को क्या मिला, और उनका जो हल है वो उनका बीजगणितीय निरूपण कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ से एक जो है पक्का आने वाला है। तो इस सारणी को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, नहीं तो आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम ज़रूर तैयार करेंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो हैं हमारे बन सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 2 का पहला भाग कर लीजिए। इसे अपने को अनुपातों की तुलना करके बताना है। प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा भाग आप कर सकते हैं। और बाकी तो यहाँ पर जो है ग्राफी विधि है ना। और ये पहला भाग भी कर सकते हैं कि इसमें निकाय जो संगत या असंगत है, अनुपातों की तुलना करें। ग्राफी विधि से नहीं पूछा जाएगा। और चूँकि 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाना है तो उसके लिए जो एनालिटिकल टाइप का जो प्रश्न है उसके अंदर हम बात करें तो इसका जो प्रश्न क्रमांक 6 है, प्रश्नावली 3.6 का,
इसको आप कर लीजिए। इसके बाद में आती है प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करते हमको आना चाहिए प्रतिस्थापन विधि। और इसके सवाल में सबसे पहले देखिए उदाहरण नंबर 9 आपको करना है, क्योंकि एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन है। विश्लेषणात्मक प्रश्न में उदाहरण नंबर 9 और उदाहरण नंबर 10 आप कर लीजिए। 3.3 पर आते हैं हम। यहाँ पर जो है इसका पहला सवाल है, इसका पहला भाग आप जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। 3.3 का दूसरा सवाल कर लीजिए। 3.3 के तीसरे का पहला भाग अपने को करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा भाग कर लीजिए, तीसरा भाग भी टिक कर लीजिए आप। और बस बहुत है यहाँ से, ठीक है। चाहें तो आप 5वां भाग भी हल कर सकते हैं, भिन्न वाला सवाल है, इसको भी जो है 4 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और यहाँ पर देखते हैं विलोपन विधि से उदाहरण नंबर 12 जो है इसको टिक कर लीजिए। प्रश्नावली 3.4 के अंदर पहले का पहला वाला भाग जो है यहाँ पर अच्छे से टिक कर लीजिए और दूसरा भी जो है टिक कर लीजिए, इनको अपने को करना ही है। दूसरे वाले प्रश्न की बात करें तो इसका पहला प्रश्न और यहाँ से जो है पहले के बाद में, चलिए एक बहुत है ना, एक सवाल चाहे तो आप जो है तीसरा वाला भाग भी जो है इसका कर सकते हैं। और दूसरा भी अच्छा सरल सवाल है, जल्दी समीकरण इसमें से निर्मित हो जाएंगे, तो ये पहला और दूसरा आप कर सकते हैं। तीसरा अगर आपको अच्छा लगे तो आप कीजिए, नहीं तो आप इसको ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल 3.4.3। देखिए वज्र गुणन विधि, लेकिन ये जो सवाल दिया हुआ है 5 संतरे और 3 सेब का मूल्य 35 रुपये, 2 संतरे 4 सेब का मूल्य 28 रुपये है, तो 1 संतरे और 1 सेब का मूल्य ज्ञात करें। इस सवाल को जो आप जो है ज़रूरी नहीं है कि इस वज्र गुणन विधि से करें, आप विलोपन विधि से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। तो ये प्रश्न भी जो है पूछा गया है 2019 की परीक्षा के अंदर, तो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। और आगे हम बात करें इसके सवालों में, तो उदाहरण नंबर 15 और 16 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उदाहरण नंबर 15 और उदाहरण नंबर 16 और 3.5 में जो प्रश्न क्रमांक कौन सा है, ये दूसरा प्रश्न है। इसके दूसरा भाग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। के का मान जो है ज्ञात करना अपने को, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो इस स्थिति के अंदर। चलिए 3.5 आर्टिकल जो है इसको कट कर दिया गया है, इसमें से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब आगे आते हैं हम किसके अंदर आएंगे, अध्याय नंबर 4 में हम बात कर लें। तो अध्याय 4 का सबसे पहले तो पैटर्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है अध्याय 4 द्विघात समीकरण में। केवल पूर्ण वर्ग विधि जो है वो उसको हटाया गया, पूर्ण वर्ग से सवाल समीकरण हल करने के लिए नहीं पूछा जाएगा। आवंटित अंक कितने हैं, यहाँ पर 5 है, 2 ऑब्जेक्टिव है और एक 3 नंबर का प्रश्न है। अब 3 नंबर का जो एक प्रश्न है वो कहाँ से कैसे बन सकता है उसको हम देख लेते हैं। अच्छा 2 ऑब्जेक्टिव हैं, तो द्विघात समीकरण किससे कहते हैं, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप या मानक रूप लिखिए, या द्विघात समीकरण के मानक रूप में किसी सवाल को बदलना हो तो इस टाइप का सवाल भी जो है ऑब्जेक्टिव के अंदर 1 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसमें आप एक तो पहला भाग कर लीजिए और इसका तीसरा भाग कर लीजिए, उदाहरण नंबर 2 का पहला और तीसरा भाग। साथ ही प्रश्नावली 4.1 में पहले सवाल का पहला भाग कर लीजिए और चाहे तो आप जो है इसका छठा भाग भी जो है कर सकते हैं। अपने को इसको मानक रूप के अंदर लिखता हुआ आना चाहिए कि समीकरण का मानक रूप क्या होगा। इसके बाद में शून्य ज्ञात करना है, जिसे हम मूल कहते हैं। उदाहरण नंबर 3 गुणनखंड विधि के द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। कभी कभी इसको 2x² - 7x + 3 भी जो है पूछा गया है परीक्षा के अंदर, तो यहाँ पर 5 की जगह 7 नंबर चेंज हो सकता है। उदाहरण नंबर 4 जो है इसको आपको मूल ज्ञात करने हैं, इसको भी हम टिक कर लेंगे। इसके बाद में हम आते हैं तो प्रश्नावली 4.2 के अंदर प्रश्न क्रमांक 1 का पहला भाग और दूसरा भाग जो है अच्छे से कर लीजिए। सवाल नंबर 3, 4 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 3 और 4 जो है परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे बनने वाले हैं। चलिए 4.2 के बाद में ये पूर्ण वर्ग विधि से सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसको जो है द्विघाती सूत्र विधि से समीकरण को हल करना पूछा जा सकता है।
तो समीकरण अगर चेंज हो जाए तो उससे घबराने वाली बात नहीं, हमको विधि जो है पता होना चाहिए। द्विघाती सूत्र किसे कहते हैं, या द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र लिखिए। इस सूत्र को किसने दिया था, श्रीधराचार्य ने इसकी व्युत्पत्ति करी थी। और उदाहरण नंबर 11 पे आप टिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है उदाहरण नंबर 11। चलिए सवाल उदाहरण नंबर 14 का जो है इसका पहला भाग, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उदाहरण नंबर 14 का पहला भाग, इसे टिक कर लीजिए। फिर आते हैं हम प्रश्नावली 4.3। 4.3 में पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि के सवाल हैं, तो इसको तो आप छोड़ सकते हैं। और इन्हीं सवालों को किससे करना है, द्विघात समीकरण, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 2 को जो है आप हल कर लीजिए। इसमें कौन से भाग करने हैं अपने को, एक तो देख लीजिए, पहला कर लीजिए और दूसरा कर लीजिए, 2 भाग जो है इसके। ठीक है, हो जाएगा, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 3 का पहला भाग करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 8 कर लीजिए और प्रश्न क्रमांक 4 कर लीजिए। तो इतने सवाल जो हैं इनमें से आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है मूलों की प्रकृति, विविध कर यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव अपना जो है आ सकता है आर्टिकल 4.5 में से, कि मूल बराबर कब होंगे, भिन्न कब होंगे, वास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। उदाहरण नंबर 16 करना है अपने को, द्विघात समीकरण का विविक्त कर जो है ज्ञात कीजिए, इसको टिक कर लीजिए। उदाहरण नंबर 18 करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 4.4 में पहले का पहला भाग कर लीजिए और एक तीसरा भाग कर लीजिए। और के का मान ज्ञात करना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 4.4 का दूसरा सवाल। इसका पहला और दूसरा दोनों ही भाग अपने को करने हैं, दोनों में से कुछ भी जो है पूछा जा सकता है के का मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर जो अपने 3 और 4 अध्याय के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न देखे हैं, आप आगे आने वाले वीडियो लगातार देखते रहिए, क्योंकि हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर बात करेंगे आगे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनके बारे में। तो अपनी बुक के अंदर टिक करते रहिए, चैनल पर बने रहिए, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।